डायगोनलाइजेबिलिटी, है ना। चलिए, लगभग सब लोग आगे ने ज्वाइन कर लिए। हेलो, है ना। तो इसके पहले आप लोग मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, है ना। तो ये डायगोनलाइजेबिलिटी क्या चीज है, किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज क्या है, और एक्चुअल में जो हमको काम करना है, कैसे किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कहेंगे और नहीं कहेंगे, इसके प्रोसेस पे हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी डायगोनलाइजेबल हम किसको कहेंगे, इसके पहले चर्चा करेंगे। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonalizable if it's similar to a diagonalizable, या डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, ये ज्यादा सही है। डायगोनल मैट्रिक्स डी, इसका मतलब क्या है, मीनिंग देयर इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स P such that A equal to PD P इनवर्स। जान देंगे इसको, ये कि ए को हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे, यदि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स डी। डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्रीन मतलब नहीं दिख क्या है, रही। हेलो, सही स्क्रीन नहीं दिख रहे। मेरे तरफ तो दिखाई दे रहा है जी। सर अभी दिखा। ठीक, तो ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे, यदि ये जो मैट्रिक्स ए है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में जो जो प्रॉपर्टियां हैं वो सारा का सारा प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स ए में भी आ जाए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, कि इस डायगोनल मैट्रिक्स में इसके डायगोनल एंट्री में कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी सारे जगह जीरो हो जाए, तो वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे हम डी को कोई 3 बाई 3 का लेना चाहते हैं, तो ये 1 2 3 हो गया, फिर ये हो जाएगा ये इस प्रकार। तो ये जो मैट्रिक्स डी है ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए को हम डायगोनलाइजेबल कहेंगे यदि वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। अब उसके बाद एक और इसका जो डेफिनेशन आता है वो कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी इस प्रकार एग्जिस्ट कर जाए कि हम उसको कैसे लिख पाए, ए इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ध्यान दें, पी डी पी इनवर्स, तब भी हम ए को कहेंगे कि ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है। या फिर इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी इनवर्स ए पी दिस इज इक्वल टू डी। देखिए, ये जो हम जिस डी की बात कर रहे हैं, हम
P जो हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, P का इनवर्स हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स फाइंड कर पाए। आप 12th लेवल पे सीखे हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना? कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये होता है एडजॉइंट P अपॉन मॉडुलस P, ये मतलब डिटर्मिनेंट P, है ना? तो देखो ये दोनों तरीके से लिखते हैं इसको। तो P इनवर्स AP करने पे हमको क्या मिलना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तब A हमारा कहलाता है डायगोनलाइजेबल। ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लियर है क्या सभी को? सर ये स्टार्टिंग। हाँ बिल्कुल स्टार्ट है ये। सर एक बार चलिए, डायगोनलाइजेबिलिटी का मतलब हम देख रहे थे डेफिनेशन में अभी नॉर्मल। जुड़ा। हाँ ठीक है, कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? यदि ये जो मैट्रिक्स ए है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। एकदम शॉर्टकट में डेफिनेशन, है ना? तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो, बाकी सारे क्या हो? जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो वो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर उसी को कहें कि हमारे पास एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए P, कि यदि P इनवर्स ए पी करें तो वो किसके बराबर हो? D के बराबर हो। D को हम क्या लेके चल रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। तो दोनों तरीके से, तो डेफिनेशन जो हमने कहा ऊपर में, उसी को हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख दिए हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे P इनवर्स की वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड करते हैं, आप जान रहे हैं। अब ये तो हो गया मेथड की बात। अब जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो किस तरीका से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल चेक करेंगे, और कैसे बताएंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर हम क्या जान रहे हैं? कि हम जान रहे हैं कि कोई भी हमारे पास यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? आइगन वैल्यू। ध्यान दें, तो पहला काम हम क्या करेंगे? फाइंड आइगन वैल्यूज। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। 2 में हम करेंगे फाइंड आइगन वेक्टर। ध्यान दें, अब कोई भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं? आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो पहले जैसे ही आइगन वैल्यू मिलेगा हम क्या निकालेंगे? आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद इफ नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज यदि हो जाता है। ध्यान दें, हमने क्या किया? पहले नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज निकाले, कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितने भी आइगन वैल्यू उसको हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर्स निकाला। इस प्रोसेस को हम पूरा करेंगे क्वेश्चन अच्छे से। उसके बाद यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है 3 by 3 के लिए, तो 3 आइगन वेक्टर यदि मिल जाते हैं हमको, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जैसे ही इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है ये डायगोनलाइजेबल है। सेकेंड केस, कि यदि नंबर ऑफ आइगन वेक्टर कम हो जाए नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज से, तब हम कहेंगे कि वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉट डायगोनलाइजेबल। बताइए, पहला वाला मेथड समझ आया क्या सभी को? हमको आइगन वैल्यू फाइंड करना है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालना है। यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं तो डायगोनलाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। बात खत्म। क्लियर है जी इतना? हेलो? जी सर। यस सर। ठीक। अब चलिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, और यदि दोनों इक्वल हो जाता है तो उसको हम डायगोनलाइजेबल कैसे कहेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है,
और वो जो मैट्रिक्स है 1 0 -1 1 2 1 एंड 2 2 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे। चेक whether it is diagonalizable और नॉट। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, ध्यान दें। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज हमको पहले फाइंड करना है, ध्यान देंगे। तो इसके लिए दो चीजें आपको अपने माइंड में रखना है। पहला पॉइंट ये कि हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि इस मैट्रिक्स का सपोज आइगन वैल्यू लेमडा है हमारे पास, तो इसको हम a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं और वहां से हमको लेमडा मिल जाता है, तो यही उसका आइगन वैल्यू होता है। नंबर 2, जब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ध्यान दें, ये आइगन वैल्यूज के लिए और ये आइगन वेक्टर्स के लिए। ये ऑलरेडी आप शायद सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के किसी सिलेबस में था, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, हम बहुत अच्छा चर्चा किए थे उसमें, ठीक है। और इसमें कुछ शॉर्टकट चीजें भी देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में हल करने में ज्यादा समय ना लगे। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि आप क्या निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई। लेमडा आई, आई का मतलब क्या है यहाँ पे, आई मीन्स आइडेंटिटी। जितने भी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके चलना है। तो हमको क्या लेना है, यहाँ पे 3/3 लेके चलना है ना। तो ए हो गया आपका 1 0 -1 1 2 1 2 2 3 और माइनस लेमडा आई, लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी में, तो क्या मिलेगा हमको, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा मिल जाएगा ये, है ना। और इसका हमको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए, तो ये क्या मिल गया हमको, 1 माइनस लेमडा 0 -1 अगेन 1 2 माइनस लेमडा 0 2 2 और 3 माइनस लेमडा, ये। तो यहाँ से हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और आप जान रहे हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी एक रो या कॉलम के सापेक्ष में हम क्या कर देते हैं, इसको विस्तार करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, है ना। तो उसके लिए एक और आसान तरीका है हमारे पास, आप जान रहे हैं कि यदि हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है ना। देखिए इधर मैं कर रहा हूँ, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसी को हम रिकॉल करेंगे और उसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि 2x2 का है, तो उसके लिए जो आइगन वैल्यू निकालेंगे, है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये हम निकालेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0। देखिए, यदि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेमडा हो, तो चूंकि 2/2 का है, तो हम लेमडा पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ए। जो भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रेस निकाल देंगे। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनका हम सम निकाल देंगे, प्लस डिटर्मिनेंट। ध्यान देंगे इसमें साइन प्लस माइनस प्लस साइन ऐसा रहेगा, ये 2x2 के लिए है। यदि हमारे पास मैट्रिक्स कोई 3x3 का है, तो उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो आपका लेमडा क्यूब से स्टार्ट होगा। ध्यान दें, लेमडा क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, फिर लेमडा हो जाएगा और लास्ट में डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब चिन्ह कैसे लेना है हमको, प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन लेने का तरीका, ठीक है। तो अब जो लेमडा स्क्वायर जो आएगा उसमें क्या आने वाला है आपका, ये आने वाला है फिर से ट्रेस ऑफ ए,
इंटू लेमडा स्क्वायर। अब सेकेंड वाला जो लेमडा है वहां पे क्या आने वाला है, ध्यान देंगे इसको, ये आपका आने वाला है M11 प्लस M22 प्लस M33 इंटू लेमडा माइनस ए। ये क्या चीज है, आप माइनस पढ़ के आए हैं, है ना, माइनस आप पढ़ के आए हैं। उपसारणिक निकालने का तरीका हम देखेंगे अभी, सबको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि हम एकदम हड़बड़ी में आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ इसका फाइनली फार्मूला आपका क्या हुआ, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसा कर सकते हो आप, ये हमने इसको नाम दिया S1 लेमडा स्क्वायर प्लस हमने नाम दिया इसको S2 लेमडा, है ना, वेयर S1 इक्वल टू, ये क्या है, ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। S2 क्या है, S2 है आपका ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ ए, है ना, माइनस ऑफ ए मतलब क्या, M11 प्लस M22 प्लस M33 है ये। देखिए अब बहुत ही आसानी से एकदम सिंपल तरीका से तुरंत हमको यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है। ध्यान देंगे, इसको हमको जीरो लेके चलना था, है ना, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बताइए ये 2/2 और 3/3 का याद आया आप लोगों को, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं। हेलो बताइए, क्या बोले सर? ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने निकाला 2/2 का 3/3 का जो इक्वेशन मैं लिखा हूँ, वो चीजें आप लोगों को समझ आया कि नहीं ये वाला? यस सर, यस। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि हम 3/3 का लेने वाले हैं, तो ये जो नीचे वाला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा इसका हम उपयोग करेंगे, है ना। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये रहा, है ना। तो पहला काम क्या हो जाएगा, इसमें हम S1 निकालेंगे। S1 मतलब क्या है, दिस इज ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब जो भी डायगोनल एंट्रीज है उसका हम सम कर देंगे ये। तो 1 + 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 6 हो गया। अगला हमको निकालना है S2। S2 कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ ए, मतलब M11 प्लस M22 प्लस M33। ठीक है, तो माइनस कैसे फाइंड करते हैं, माइनस फाइंड करने के लिए हम ये जो हमारा M11, ध्यान देना M11 मतलब 11 प्लेस में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हमको माइनस निकालना है। तो जहां पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा 2 × 2 का। एक मिनट, है ना, यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, ये आपका 1। देखिए तो एक रो और एक कॉलम को छोड़ देंगे तो M11 हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 1 2 3 प्लस, अब M22 मतलब ये जो बीच वाला एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 1 -1 2 3 एंड द लास्ट M33। तो इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास है 1 0 1 2 और इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 -2 एकम 2 प्लस फिर से 3 एकम 3, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, ये आपका 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 शून्यम 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 + 5 + 2 दिस इज इक्वल टू 11। S1 और S2 निकालना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। माइनर सब निकाले हैं, है ना, जो आप 12th लेवल में मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं वही किए हम। अब हमारे पास जो फार्मूला है, सिंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्या होता है, ये होता है हमारा λ³ माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0। अभी हो गया λ³ माइनस S1 हम निकाले हैं 6, तो 6 लेमडा स्क्वायर
प्लस S2 हमने अभी निकाला 11 लेमडा माइनस इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ध्यान देंगे इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 6 है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। बताइए, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? जी सर। ठीक। अब यहाँ से लेमडा आपका क्यूबिक है, पावर 3 है, तो हमको लेमडा के 3 वैल्यू मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बताइए? स्क्वायर रूट के लिए तो उसको हम फैक्टर में कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। अब ये पावर 3 वाला है तो कैसे करेंगे? कुछ मेथड याद आ रहा है आप लोगों को? इसमें हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम, है ना। इसको आप लोग 10th लेवल में पढ़ के निकले हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मतलब क्या है कि लेमडा के जगह में हम कुछ वैल्यू रख रख के देखेंगे इस प्रकार, और वो वैल्यू यदि कोई सा भी वैल्यू यदि इसको सेटिस्फाई कर जाता है कि सपोज लेमडा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, दोनों साइड 0 आ गया, तो लेमडा माइनस 1 जो होगा क्या होगा? इसका एक आइगन वैल्यू होगा, सीधी सी बात है ना। तो लेमडा इक्वल टू 1 इसका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, तो लेमडा माइनस 1 भी क्या हो जाएगा? एक उसका एक फैक्टर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ध्यान देंगे, यह है आपका फैक्टर थ्योरम कि यदि हम रिमाइंडर निकालते हैं और रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो जो भी वैल्यू हम रखे हैं उसको इधर पक्षांतर कर देंगे ना। यदि मैं लेमडा इक्वल टू -2 रखता हूँ तो लेमडा प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो हमको पोलिनोमियल मिलेगा वो क्या होगा? 2 डिग्री का होगा, और 2 डिग्री का मिलते ही वो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, है ना। ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। सीधी सी बात है कि इसको हमको वैल्यू पुट कर करके देखना है। तो पहला काम की यदि हम लेमडा इक्वल टू 1 रखते हैं, इफ, तो आप चेक करो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये 11 प्लस 1 आपका हो गया 12, और -6 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब 11 इक्वल टू 1 यदि हम रखते हैं, लेमडा इक्वल टू 1 रखते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो हमको पहले ही वैल्यू में ये हमको 0 दे रहा है। मतलब 1 हमारा क्या हो गया? एक आइगन वैल्यू हो गया, लेमडा इक्वल टू 1, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब और 2 आइगन वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। बताइए, थ्योरम याद आ रहा है, समझ आ रहा है जो मैं प्रोसेस कह रहा हूँ? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने के बजाय ना हम डायरेक्ट क्या प्रोसेस ले रहे हैं, ध्यान देना। हमारे पास एक आइगन वैल्यू मिल गया 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखना, ये रख दिया हमने 1, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, कोफिशिएंट है उसको क्रम से रख दो आप, 1 -6 11 फिर से -6, समझना, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा कोफिशिएंट है उसको एज इट इज आपको उतार देना है, जैसे कि तैसा, और जैसे ही आप उतारोगे इसके डिवाइजर से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। देखिए, तो इस 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसको क्या करना है? हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा -5। अब फिर -5 को फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा -5। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6। अब इस 6 को फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0। और हमेशा ध्यान देना अंतिम वाला आपको 0 मिलते जाएगा। बताइए, प्रोसेस समझ आया क्या? हेलो, जी सर। ठीक। तो अब क्या करना है, क्योंकि हमारा 1 डिग्री का पोलिनोमियल ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, तो अगला जो हमारा पोलिनोमियल बनेगा क्या होगा? वो 2 डिग्री का होगा। तो यहाँ से आप लेमडा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लेमडा मल्टीप्लाई कर दो,
और ये जो थर्ड वाला टर्म होगा ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन जो बनने वाला है वो कैसे बनेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। देखिए तो ये जो हमारा क्यूबिक था अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। अब इसको आप बहुत ही आसानी से फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद को तोड़कर आप जो गुणनखंड करते थे 10वीं लेवल पे, बस वही वाला काम। लेमडा यहाँ से बाहर निकाल दो, लेमडा -3 -2 निकाल दो, अगेन लेमडा -3 दिस इज इक्वल टू 0। सो लेमडा -3 लेमडा -2 दिस इज इक्वल टू 0। लेमडा के लिए सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2 और 3, और एक मिल गया हमको लेमडा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार ये जो गिवन हमारा मैट्रिक्स है उसके 3 आइगन वैल्यू मिले। कौन कौन सा, 1 2 एंड 3। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे आइगन वेक्टर्स का। तो ध्यान देना, आइगन वैल्यू 1 के लिए हमको आइगन वेक्टर्स अलग से मिलेंगे, आइगन वैल्यू 2 के लिए हमको आइगन वेक्टर्स मिलेगा, और 3 के लिए हमको आइगन वेक्टर्स मिलेगा। और तीनों आइगन वैल्यू को हमने अलग अलग लिया है। हो सकता है किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आपको सेम मिले, तो सेम मिलेगा तब क्या कंडीशन होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है हमारा कि तीनों की तीनों आइगन वैल्यू डिफरेंट है, तो उस स्थिति में डिफरेंट आइगन वैल्यूज हमको मिले हुए हैं, तो उस स्थिति में हमारा आइगन वेक्टर्स कैसा मिलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस पर ये भी हम कुछ अलग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि यदि हमको अलग अलग आइगन वैल्यू मिल रहा है तो आइगन वेक्टर्स कैसे हो रहे हैं, यदि सेम आइगन वैल्यू मिल रहे हैं तब वेक्टर्स क्या मिल रहा है हमको, इस पर हम बढ़िया से चर्चा करेंगे, है ना। तो फॉर द आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यूज लेमडा इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या है, a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स में इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व बहुत ही आसानी से होगा, आप टेंशन मत लें, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। क्या क्या होने वाला है देखिए, a की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे 1 0 -1 1 2 1 एंड 2 2 3। इसमें हम माइनस करेंगे लेमडा आई, मतलब लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, और इसके साथ हमारा जो मल्टीप्लाई रहेगा एक्स मल्टीप्लाई रहेगा। ध्यान देना, अब चूंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 ऑर्डर का है, तो वेरिएबल भी हमको कितना लेना है, 3 लेना है, एक्स वाई जेड। आप चाहें तो x1 x2 x3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे कौन सा हमको मिलेगा, वो आपको 0 0 0 इस प्रकार 3x1 का मिलने वाला है, ध्यान देंगे। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में ये मिल जाएगा हमको 1 माइनस लेमडा 0 -1 1 2 माइनस लेमडा 1 2 2 3 माइनस लेमडा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ये हो गया। अब हमारे पास लेमडा की कितने वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, ध्यान दें। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्रमशः हमको रखते जाना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर लेमडा इक्वल टू 1। तो लेमडा इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या आने वाला है, देखो ये आ जाएगा हमारा 0 0 -1 1 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर से 1 2 2 और 3 माइनस लेमडा माने कि 1 करेंगे तो हमको फिर से मिल जाएगा 2।
और यहाँ पे आ गया आपका एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको दिमाग में क्या रखना है, ध्यान देंगे बात को। आप लोगों को याद होगा कि जब हम मैट्रिक्स, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता था, लीनियर अलजेब्रा जब हम पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते थे, और गिवन जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता था उसको हम रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक नया इक्वेशन बनाते थे और आसानी से उसको हम सॉल्व करते थे। ध्यान देंगे कौन सा फॉर्म, कन्वर्ट इनटू इक्लन फॉर्म। ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इस मैट्रिक्स को हमको इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान देना, तभी हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि पहले रो में जो पहला जो एंट्री है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, इसका पहला रूल्स है ना, नॉन जीरो एलिमेंट। फर्स्ट रो में जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगा, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बताइए याद आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम पहला काम करेंगे कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, R1 इंटरचेंजिंग R2, ताकि क्या हो सके, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट हमको मिल जाए पहले रो में। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, तो ये अगला हो जाएगा 0 0 -1, और ये आपका 2 2 2, और एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमको फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो जैसे ही मिलेगा, उसके नीचे की जितने भी एलिमेंट है सबको हमको जीरो बनाना है। तो हमको 2 को जीरो बनाना है, एक एलिमेंट तो जीरो है ऑलरेडी, हमको इसको जीरो बनाना है, मतलब किसको, R3 के मेंबर को हमको जीरो बनाना है। तो R3 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, R3 - 2R1। ध्यान दें, पहले रो की मदद से जो नॉन जीरो एलिमेंट हमको मिला है उसकी मदद से हम नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। तो हमारे पास एक ही एलिमेंट की जीरो करने की आवश्यकता है। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, और जो हम ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं उसको एज इट इज लिख दो आप इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा ये 0। अब आगे इक्लन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि सेकेंड रो में कहाँ पे हमको नॉन जीरो एलिमेंट मिला, ये यहाँ पे मिल गया। अब उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो है क्या, बिल्कुल जीरो है, तो ये आपका बन गया इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। और यहाँ पे है आपका एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें हम रो वाइज आगे बढ़ेंगे और इसमें हम कॉलम वाइज नीचे की ओर आएंगे। तो 1 का एक्स के साथ हो जाएगा तो एक्स, सेकेंड एलिमेंट का वाई के साथ, और थर्ड का जेड के साथ, दिस इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और लास्ट में x इंटू जीरो वाई इंटू जीरो, और ये आपको मिल जाएगा -z इक्वल टू 0। समझ आया क्या यहाँ तक? हेलो, सर यस सर। सर एक बार रिपीट करिए ना यहीं पास का, कहाँ पे? ये एक्स वाई जेड जो किए वाला, अच्छा एक्स देखो, वाई जेड इक्वल टू 0 एक वहां मिनट, तक का। एक मिनट में इसको ऐसा लिख देता हूँ। देखिए ये हमारा पहला मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का है। दूसरा मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल के फॉर्म में है, ये 3x1 है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसमें हम रो वाइज आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉलम वाइज नीचे आते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो इस पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1, ये आपको मिल गया x, प्लस दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से हमको मल्टीप्लाई करना है तो y इंटू मिल गया हमको y, प्लस 1 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड। ये हो गया पहले रो का मल्टीप्लाई हो गया पहले कॉलम से। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स, ये हो गया 0, फिर 0 इंटू वाई 0, फिर -1 इंटू जेड, ये आपको मिल जाएगा -z। नेक्स्ट में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 0। तो ये जो हमको मैट्रिक्स मिला कितने का मिलेगा, अब 3x1 का मिलेगा।
और इधर राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है 0 0 0, और ये भी 3x1 का है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, है ना। तो पहले एलिमेंट को यदि आप इससे कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको मिल गया 0, देखिए। और सेकंड को यदि आप तुलना करते हैं तो माइनस जेड इक्वल टू 0, और थर्ड में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि z इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। इस z इक्वल टू 0 को यदि आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस वाई। देखिए, बताइए ये सॉल्यूशन समझ आया क्या? जी सर। ठीक। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे z इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू क्या मिल गया हमको, माइनस वाई मिल गया, है ना। क्या मिल गया, माइनस वाई मिल गया। तो y क्या चीज है, x जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, माइनस वाई पे। z तो ऑलरेडी 0 है, z तो ऑलरेडी हमारा 0 ही है। अब इसमें आप समझ रहे हैं कि ये जो y जो दिखाई दे रहा है ये आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये x जो है y पे डिपेंड कर रहा है। तो y हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ध्यान दें इस चीज को। तो जब इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, जब हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो इसका जो आइगन वेक्टर्स होगा, जो कि हमारा एक्स वाई जेड है ना, क्या मिलने वाला है। देखिए एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस वाई, और वाई तो ऑलरेडी वाई है ही, और जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसको भी लिखने का ढंग, हम वाई यदि कॉमन ले लें तो हमको क्या मिल रहा है, -1 1 और 0। तो यहाँ पे जो हमको वेक्टर मिला, ध्यान देना, यहाँ पे जो वेक्टर मिला यही लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आपका आइगन वेक्टर्स है। कौन सा, -1 1 और 0। बताएं समझ में आया कि नहीं? यस सर। सभी जुड़े हैं, सभी को समझ में आया आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? जी सर। ठीक। तो ये हो गया लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया आइगन वेक्टर्स। अब जब हम लेमडा इक्वल टू 2 रखेंगे, और लेमडा इक्वल टू 2, ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा, मैं लेमडा की जगह डायरेक्ट 2 रख के वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे 0 था और ये -1। नेक्स्ट में था यहाँ पे 1, और 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका 1 था। फिर 2 2 3 था, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो फिर से आपको मिल जाएगा 1, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये आपको दे देगा 0 0 0। फिर से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू इक्लन फॉर्म। इक्लन फॉर्म में क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहला काम। अब आप देख रहे हैं पहले रो का पहला एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, तो उसके नीचे के सारे एंट्रीज को हमको 0 बना देना है। तो क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंजेस करते हैं हम, R1 प्लस R2 कर देते हैं, और R3 में चेंजेस करते हैं R3 माइनस, माइनस करेंगे तो कटेगा नहीं, प्लस करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना। तो R3 प्लस कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू R1, क्योंकि R1 की मदद से हम इसको 0 बनाने वाले हैं नीचे के एंट्रीज को। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा -1 0 -1। अब देखिए R1 और R2 के ऐड करेंगे तो 1 -1 ये हो गया आपका 0, 0 प्लस 0 1 -1 फिर से हो गया 0। अब 2 माइनस 2 इंटू -1 करेंगे तो 2 - 2 ये हो गया 0, और 2 में 0 घटाएंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, और 1 इंटू -2 यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो 1 -2 आपको दे देगा -1, और ये है आपका एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। बताइए ये जो हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो समझ आ रहा है ना?
हेलो, जी सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो था उसके सारे वैल्यू को हमने जीरो कर दिया नीचे के। अब सेकेंड रो में आएंगे तो सेकेंड रो में हमको फिर से क्या खोजना है, नॉन जीरो एलिमेंट। और यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 को एक्सचेंज कर देंगे, R2 इंटरचेंजिंग R3। तो ये हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से, ये -1 0 -1 0 2 -1 और ये 0 0 0 हो जाएगा। देन एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। देखिए अब सेकेंड रो में आ जाइए, जिसका सेकेंड एलिमेंट आपको क्या मिल गया, नॉन जीरो मिल गया। अब उसके नीचे की एंट्री क्या है, यहाँ पे देखिए 0 0 है, तो और जीरो करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे और इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, ऑलरेडी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे ही इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आगे का प्रोसेस क्या है, ये हम रो वाइज चलेंगे और कॉलम वाइज नीचे आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 का एक्स के साथ करेंगे तो -x प्लस 0 इंटू वाई 0 -1 इंटू जेड -z। अब नेक्स्ट 0 का x के साथ करेंगे तो 0 प्लस 2 का y के साथ करेंगे तो 2y और -1 का z के साथ करेंगे तो -z। अब 0 का करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब दोनों साइड को कंपेयर कर दो आप, तो -x -z इक्वल टू 0, 2y -z इक्वल टू 0। देखिए तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z/2। और इसको यहां से सॉल्व करूं तो x इक्वल टू मिल जाएगा -z। तो ये जो x और y दोनों z पे डिपेंड कर रहा है। देखिए कि z की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे x और y की वैल्यू भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना मिल गया हमको, यहाँ पर भी एक मिल गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 मिल गया। तो जब हम इस x y z को हम लिखेंगे जो कि इसका आइगन वेक्टर मिलने वाला है हमारा, आइगन वेक्टर, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -z, y की वैल्यू कितना रखेंगे हम, z/2, और z तो आपका z रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ से हम z कॉमन निकाल दिए, z कॉमन निकाले कितना बचा, -1, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ पे बच गया 1। तो ये जो वैल्यू है यही आपका आइगन वेक्टर है फॉर द आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 2। बताएं समझ आया क्या। जी सर। ठीक, अब एक और पार्ट इसका बच जाता है। देखिए कैलकुलेशन पार्ट है ना, एकदम माइंड को एकदम काम रख के, एकदम कूल रह के जो सॉल्व करना है एक ही बार में। थोड़ा सा भी कहीं पे प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ मतलब पूरा खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर लेमडा इक्वल टू 3। तो लेमडा इक्वल टू 3 के लिए हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा -2, ये आपका 1 था और ये था 0, फिर 1, 2 -3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पे कितना था, 1 था। ठीक, अब ये था 2 2, अब यहाँ पे क्या था, 3 -3 करेंगे क्योंकि 3 माइनस लेमडा था, तो लेमडा की वैल्यू 3 रखोगे तो ये दे देगा आपको 0। और यहाँ पे आप, सर हाँ बोलिए, वो -2 के बाद 0 होगा कहाँ पे, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, रो हाँ कॉलम। ठीक 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 ठीक, हाँ यहाँ पे 0 है और ये -1 है ना, ये 0 -1 है ऐसा। अब सही है। ठीक, अब देखिए फिर से इसको हमको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स को। तो पहला एलिमेंट हमारा नॉन जीरो है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट को हमको 0 बनाना है। देखिए तो क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 प्लस 2R1 कर देते हैं और R3 को चेंज करते हैं
R3 प्लस R1 कर देते हैं। देखिए 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से जो कन्वर्ट होगा आपका -2 0 -1, 2 मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 -1 ये दे देगा आपको 1। नेक्स्ट में 2 -2 ये आपका हो जाएगा 0, 2 + 0 2, 0 -1 -1 ये, और आपका XYZ दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए पहले रो के पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एंट्रीज आपकी 0 हो गए। अब आ जाएंगे हम सेकेंड रो में। सेकेंड रो में है -2। अब इसके नीचे के सारे एंट्रीज को हमको 0 बनाना है जो कि R3 है, तो इसके लिए हमको R3 प्लस R2 करना पड़ेगा, क्योंकि R2 के मदद से हम नीचे को 0 बना रहे हैं, है ना। तो 2 - 2 करने पे ऑटोमेटिक 0 मिल रहा है हमको। तो ये चेंज हो जाएगा आपका -2 0 -1 0 -2 1। जिस रो पे हम ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं उसको एज इट इज उतार देना है चुपचाप। अब ऐड करना है R2 और R3 को, तो 0 + 0 ये हो गया 0, 2 - 2 0 और 1 - 1 ये आपको दे देगा 0। यहाँ से XYZ दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए ये हमारे इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो थर्ड रो है वो पूरा का पूरा 0 है, तो उसके तो नीचे और हम जा ही नहीं सकते। तो जो हमारे पास फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट है सारे 0, सेकेंड रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एंट्रीज 0 हो गए, और ये हमारा इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होते ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0 × y करोगे तो 0, फिर -1 × z करोगे तो ये हो जाएगा आपका -z दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सेकेंड रो के लिए 0 × x 0, -2 × y ये दे देगा आपको -2y, और 1 × z प्लस z इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2y = z, देन y = z/2, ये y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से यदि सॉल्व करें तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 2x = -z, देन x = -z/2। तो पुनः यहाँ पे देखिए z हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया। जैसे जैसे z की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे x और y की वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे वेक्टर निकालते हैं, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 3, एक मिनट क्या हो रहा है, तो x की वैल्यू मिल गया हमको -z/2, y की वैल्यू मिल गया हमको z/2, और z तो आपका z रहेगा ही। अब इसमें यदि हम z कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास है -1/2 1/2 एंड 1। देखिए n ये है आपका आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 3। लैम्डा = 3 के लिए ये हमको मिल गया आइगन वेक्टर्स। तो आप देखें कि तीनों आइगन वैल्यू के लिए 1 2 3 के लिए, तीनों आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास 3 आइगन वेक्टर्स मिले, है ना। मैं उसको क्रमशः यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर लैम्डा = 1, फॉर लैम्डा = 2 एंड फॉर लैम्डा = 3। 3 के लिए हमको मिल गया यहाँ पे आइगन वेक्टर -1/2 1/2 एंड 1। ठीक है। लैम्डा = 2 के लिए हमको क्या मिला था, ये मिला था हमको -1 1/2 एंड 1, और लैम्डा = 1 के लिए हमको मिला था वेक्टर -1 1 एंड 0। इसके पहले जब हम स्टार्ट किए डायगोनलाइजेबिलिटी, उसमें हम बताए कि कोई भी मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा, यदि उसके नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स के इक्वल हो जाएं। देखिए तो 3 हमारे पास आइगन वैल्यू हैं और 3 हमारे पास अलग अलग आइगन
वेक्टर्स हैं। देखिए तीनों अलग अलग है ना, एक ही नहीं है। सो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। कितना है? 3 इक्वल टू 3। Hence matrix A is diagonalizable। बताइए समझ आया क्या ये वाला क्वेश्चन? जी सर। यस सर। ठीक, तो ऐसी आपको अप्रोच लगाना है। यदि आपका आइगन वेक्टर क्या हो जाता, दो मिलते, है ना, जैसे कि लेमडा इक्वल टू 2 के लिए -1 1/2 1 मिला है, वैसे ही लेमडा इक्वल टू 3 के लिए भी -1 1/2 1 मिल जाता, दोनों सेम हो जाते, तो आइगन वेक्टर तो एक ही है। तो क्या हो जाता है, आइगन वेक्टर्स टोटल 2 हो जाते। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, तब ये आपका डायगोनलाइजेबल नहीं होता। तो नॉट डायगोनलाइजेबल ऐसा लिखेंगे। हमारे पास जो तीनों आइगन वैल्यू के 3 आइगन वेक्टर्स हमको मिले, ठीक है, तो इन आइगन वेक्टर्स की मदद से हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है। तो जब ये डायगोनलाइजेबल होगा तभी हमको आगे बढ़ना है और हमको फाइंड करना है वो डायगोनल मैट्रिक्स। हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि ये जो है आपका डायगोनलाइजेबल यदि कहलाएगा यदि हम उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स P फाइंड कर सकें जिसको यदि पहले मल्टीप्लाई करें P से और बाद में मल्टीप्लाई करें उसके इनवर्स से, तो हमको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। ये था हमारा डेफिनेशन किसी भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए, है ना। तो ये P एक्चुअल में क्या है, P है आपका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स कहते हैं। और ये कैसे मिलता है, ये आइगन वेक्टर्स की मदद से मिलता है। तो ये जो P होगा वो कैसे होगा, ये होगा आपका लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमको आइगन वेक्टर्स मिला है हम उसको लिख देंगे पहले, ये हो जाएगा -1 1 0। अब लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमको आइगन वेक्टर्स मिला है उसको लिखेंगे हम -1 1/2 एंड 1, एंड द लास्ट थर्ड लेमडा इक्वल टू 3 -1/2 1/2 एंड 1। ये आपका P कहलाएगा। ये है आपका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स की मदद से हम आगे फाइंड करेंगे P इनवर्स, और जैसे ही हमको P इनवर्स मिल जाता है तो यदि आप P इंटू A इंटू P इनवर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा D। ध्यान देंगे, और ये D होगा क्या, ये जो हमारे पास जो आइगन वैल्यू मिला है ना उसी को हम यदि डायगोनल में रख दें और सारे एंट्री को 0 कर दें तो हमको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है, ध्यान दें। तो लॉन्ग कट मेथड क्या होगा, हमको तो P मिल चुका है, अब हमको क्या निकालना है, P इनवर्स निकालना है। और P इनवर्स निकालने का फार्मूला हम इसके पहले बता चुके हैं। P इनवर्स के लिए हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ P अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालना पड़ेगा। समझ आया जी? चलिए देखिए, तो हमको यहाँ पे आइगन वैल्यू मिल गया लेमडा इक्वल टू 1 2 और 3, है ना, दिए गए क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हम AM और GM डिफाइन कर रहे हैं। AM का मतलब है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और GM का मतलब है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो जो भी हमारा आइगन वैल्यू है तो कोई एक आइगन वैल्यू कितने बार अपने आप को रिपीट किया है। तो देखिए 1 जो है एक ही बार आया है, तो 1 का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो 1 होगा। 2 भी एक ही बार आया है तो 2 का भी AM हो जाएगा 1, और 3 भी एक ही बार आया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, AM ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1, AM ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू अगेन 1, एंड AM ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू अगेन 1। ध्यान दें, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि वो जो हम वहां पे सॉल्यूशन निकाल रहे थे आइगन वेक्टर्स के लिए, ध्यान देना, तो वहां पे मैं कह रहा था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है करके मैं बोल रहा था, है ना। आप जान रहे हैं कि मैं जेड को कॉमन लिया तो एक बार -1 मिला, फिर 1/2 मिला, फिर 1 मिला, इस टाइप का।
तो ये जेड क्या था आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ध्यान देंगे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे किसी आइगन वैल्यूज के लिए, वही आपका कहलाता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जो भी आपको आइगन वैल्यूज मिला है, तो अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलग अलग मिलेगा। तो यदि मैं कह रहा हूं कि जीएम ऑफ लेमडा, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को हो, ये ज्यादा सही रहेगा वेरिएबल के बजाय, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। यदि लेमडा हम आइगन वैल्यू कह रहे हैं, तो उस लेमडा के लिए हमको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना मिला, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना मिला, उसको हमको, वो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। और इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। यदि मैं पिछला पेज हम लेके चलें, ध्यान देंगे इसमें, तो जब हम आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे थे, ध्यान देना, देखिए जब हम आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे थे तो वहीं पे हमने कहा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है। कब, जब हम उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, समझना इसको, है ना। ये देखिए, ये पहला पॉइंट, जब हम लेंडा इक्वल टू 1 की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना मिला था हमको, 1 मिला था, ध्यान दें। तो ये कैसे निकाला जाता है, जीएम एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, जीएम का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई होता है। देखिए इसी फॉर्मूले को अभी ग्रुप में डोमन जो है शेयर किए हैं, है ना। और इसके जगह में यदि शॉर्टकट में आप इसको आर लिख दो, तो एन माइनस आर हो जाएगा। आर क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर क्या है, रैंक। ये जो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका क्या है, ये रैंक है। ये बताइए, फार्मूला समझ आया क्या। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 माइनस, अब ये जो हमने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसका रैंक कितना है बताओ। हेलो, ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसका रैंक बताइए। 2 होगा कैसे? बिल्कुल 2 होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जब किसी मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जितने भी नॉन जीरो रोज होते हैं ना, वही उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो हमारे पास देखिए पहला रो में नॉन जीरो एलिमेंट है, दूसरे में भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमारे पास कितने हो गए, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो लेमडा इक्वल टू जो हम 1 लेके चले हैं, उसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो 1 होगा। और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितना है, 1 है, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो ए एम ऑफ 1 इक्वल टू जी एम ऑफ 1 हो गया ये। अब आ जाते हैं सेकेंड, जब लेमडा इक्वल टू हमने कितना लेके चला था, 2 लेके चला था, ये आ गया आपका, ये देखिए ये हो गया आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। अब लास्ट में जब इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो यहाँ पर आप फिर से देखिए, यदि आप जी एम ऑफ 2 निकालना चाहते हैं, तो एन माइनस फिर से रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई करेंगे। फिर से मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 माइनस रैंक कितना आया इसका, फिर से यहाँ पे नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। तो ये फिर से मिल गया हमको 1। तो यहाँ पर भी ए एम ऑफ 1 इक्वल टू जी एम ऑफ 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं, सॉरी सॉरी 2, हम आइगन वैल्यू 2 की बात कर रहे हैं ना, ये हो गया 2। ये अब आ जाते हैं आइगन वैल्यू 3 के लिए, जो लेमडा इक्वल टू 3 है, उसका हमने कन्वर्ट किया, देखिए यहाँ पे ये रहा, ये रहा इक्विवेलेंट फॉर्म इसका। तो यहाँ पर फिर से आप जीएम ऑफ 3 यदि निकालना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 और इसका रैंक है फिर से 2, और ये हमको मिल गया 1। सो अगेन वी गेट ए एम ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू जी एम ऑफ 3। बताइए ये प्रोसेस समझ आया क्या।
हेलो। So if for any matrix and आइगन वैल्यू लेमडा, क्या मिलता है? ए एम ऑफ लेमडा इक्वल टू जी एम ऑफ लेमडा यदि हो जाता है तो जो मैट्रिक्स ए है वो आपका डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो अभी हमने देखा ए एम ऑफ 1 कितना था? 1 था, और यही आपका जी एम ऑफ 1 भी था, और यही आपका जी एम ऑफ 2 भी था, और यही आपका जी एम ऑफ 3 था। बताइए जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है?